हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट टू प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी सारे एग्जाम हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। यह आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर भौतिक राशियाँ, मात्रक और मापन से आए हुए 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका हमने देखा जो हमारा टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें से ये जो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे उसके बाद, क्योंकि ये सब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं, जैसे उसका बीपीएससी बिहार पीसीएस का हो गया, या फिर वहाँ का एपीओ हो गया, बिहार बीपीएससी जे का हो गया, एएओ का हो गया, जितने सारे एग्जाम हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं हम वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम इस क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, उपयुक्त में से एक अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या करने के लिए? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ठीक है, और संवेग क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो संवेग जो होता है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। P बराबर क्या होता है? m इंटू वी, जहाँ P हमारा क्या होता है? संवेग होता है, यम हमारा द्रव्यमान होता है, वी वेग होता है। तो P बराबर एम वी, आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मी ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा टीआरई 3 जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम आप लोग को वो क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। ओके, देखिए सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? ये 6 to 8 वाला जो हुआ था उसमें देखिए ये सेम टू सेम ये देखिए पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से समझ में लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है। ठीक है, तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। चलिए हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति उसमें मान लीजिए कराया जाता है, तो जो सतह से समांतर व गति की दिशा के विपरीत एक जैसे क्या होता है, गति अवरोधक बल कार्य करता है, जिसको क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। और घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सर्फी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई सतह है, इस पे अगर मान लीजिए किसी को कोई वस्तु है, इसको इस पे सरकाया जाए तो क्या होता है? इसके विपरीत दिशा में एक अवरोधक बल कार्य करता है, जिसको क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। ठीक है, तो बस में बैठे यात्री किस तरफ मुड़ेंगे? ठीक है, अगर इसको देखिए तो क्या होता है, जो दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए चलती हुई बस के अचानक दाएं मुड़ने पर बस में बैठे यात्री किस तरफ मुड़ेंगे? बाईं तरफ झुक जाएंगे। ये घटना किस पे आधारित होता है? न्यूटन के गति के पहले नियम इस पर लागू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो न्यूटन का गति का पहला नियम उसको क्या कहा जाता है? जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये जड़त्व के सिद्धांत के कारण क्या होगा? ये बाईं ओर झुक जाएंगे। ठीक है, अगर बस दाईं ओर मुड़ रही है तो व्यक्ति उसमें बैठा बाईं ओर झुकेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन ए दिया गया है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को सही करने का कोशिश कर रहा है। ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए
सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक संगीत कार्यक्रम मान लीजिए हो रहा है, उसमें ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले यदि सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ ये जो सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा केवल समान होते हैं, हमेशा केवल विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। तो जो आघात और प्रत्याघात बल होता है ये हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, गतिक उत्थापन के कारण, पानी की श्यानता के कारण, ऑप्शन सी हमारा दिया है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण कीड़े मकोड़े क्या होता है, पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे किसी जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वह एक बल होता है, ठीक है। हमको समझ में आ गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। आप लोग याद रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दिया गया है, वर्षा की बूंदें बूंदे के गोलाकार होने का क्या कारण है, ठीक है। वर्षा का बूंद जो होता है गोलाकार होता है, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन ए दिया है वायुमंडलीय दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुरुत्वीय बल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है, ठीक है। यदि रेखा की लंबाई l पर यह बल कार्य करता है तो टी बराबर कितना हो जाएगा, जो हमारा तनाव टी बराबर क्या कितना हो जाएगा, एफ बाई एल होगा, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। ये भी याद रखे रहिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। इतना याद हो गया। और देखिए पृष्ठ तनाव का अन्य उदाहरण भी होता है, जैसे जल में हवा के बुलबुले का बनना। ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि जल में हवा के बुलबुले का बनना किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। डिटर्जेंट द्वारा जल के पृष्ठ तनाव को कम करने से कपड़े का मैल का बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ओके। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। श्यानता मतलब क्या होता है, जैसे कोई तरल पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, ठीक है। वो तरल का गुण जो होता है कि वह किसी भी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का अगर विरोध करता है, इस गुण को तरल की श्यानता कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, अलग अलग श्यानता होता है, ठीक है। समझ में आ गया। और जिस द्रव में श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है वे आसानी से नहीं बहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा श्यानता इसमें से, जैसे मान लीजिए ऑप्शन आप देखिए, जल की, वायु की, खून की, तो इसमें शहद जो होता है थोड़ा मोटा होता है, तो इसकी शहद की श्यानता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। अतः हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तूफान या चक्रवात का आना, बारिश की संभावना, शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम, ठीक है। अब देखिए बैरोमीटर क्या होता है, देखिए अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होगी तो अत्यंत शुष्क मौसम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अचानक बैरोमीटर की में वृद्धि हो गई तो ये क्या हो जाएगा, शुष्क मौसम होगा। जबकि इसके पठ्यांक का अगर अचानक गिर जाता है, मान लीजिए अचानक से ये नीचे गिर जाए तो ये क्या हो जाएगा, आंधी या तूफान का, ठीक है। तो अचानक गिरना क्या हो जाएगा, आंधी या तूफान का। अगर मान लीजिए अचानक से ऊपर उठ जाए तो अत्यंत शुष्क मौसम का। और अगर ये धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या होगा, वर्षा होने की संभावना। मान लीजिए ये धीरे धीरे पठ्यांक नीचे गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्षा होने का संभावना होता है। और तथा जब बैरोमीटर में पठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने का संभावना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो रही है, अचानक से बैरोमीटर का अचानक से उसका पठ्यांक क्या हो रहा है, ऊपर उठ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम, ठीक है। अचानक से नीचे आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तूफान या चक्रवात आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है नीचे तो क्या होगा, वर्षा होने की संभावना होगी। और अगर मान लीजिए ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो क्या होगा, मौसम
साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, बैरोमीटर व वायुदाबी के माध्यम से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, ये भी समझ में आ गया। इसका आविष्कार किसने किया था? इवान जेलिस्टा ने। कौन किया था? इवान जेलिस्टा। ठीक है, याद रखिए रहेगा, इवान जेलिस्टा ने किया था। कब किया था इसको? 1644 ईस्वी में। 1644 में कौन किया था? इवान जेलिस्टा ने। ये भी याद रखिए रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इवान जेलिस्टा ने किया था, 1644 में किया था। यहाँ से हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो गया कि अचानक से वृद्धि अगर मान लीजिए हो रहा है तो अत्यंत शुष्क मौसम, अचानक से नीचे आ रहा है तो तूफान या चक्रवात, अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो बारिश का संभावना, और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो साफ मौसम होता है। ठीक है, यहाँ से हमको समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है? केंद्र प्रसारण बल। ऑप्शन बी दिया वर्ण लेखन, निस्पंदन, आशवन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र प्रसारण बल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो केंद्र प्रसारण बल होता है ये एक जड़त्वीय बल होता है जो किसी वस्तु को कक्षा में या केंद्र के चारों ओर घूमने पर बाहर की ओर क्या करता है? ये खींचता रहता है। अतः हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, न्यूटन के गति के पहले नियम से, संवेग संरक्षण से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। तो हमसे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम से। ठीक है, मान लीजिए चलती बस में जब अचानक चालक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे क्या होता है? आगे की तरफ धक्का लगता है। इससे न्यूटन की गति के पहले नियम से समझा जा सकता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यदि मतलब इसका अभी हमने बताया था ना कि जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा दिया गया है, पानी का स्तर पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, पानी का स्तर वही रहेगा, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पानी वाले बीकर में जो बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा होगा, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का सतह वही रहेगा, क्योंकि जो बर्फ के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का आयतन संपूर्ण बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अतः इसको याद रखे रहेगा, पानी वाले बीकर में अगर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर वो पूरा पिघल जाएगा तो पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से कम होता है, सामान्य आर्द्रता और आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है, अंदर का दबाव बाहर के दबाव जैसा होता है, वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में अधिक होता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। रेत दानेदार है लेकिन कंक्रीट चिकनी है, गलत है, क्योंकि रेत दानेदार होता है। ठीक है, और ये रेत नरम है, कंक्रीट कठोर है, ये भी गलत है। रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर हम रेत और पैरों के बीच घर्षण देखें तो ये कंक्रीट की अपेक्षा इसमें कम होता है। ठीक है, और घर्षण हमको चलने में कौन सहायता प्रदान करता है? घर्षण बल। अगर घर्षण ना रहे तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से रेत और पैरों के बीच जो घर्षण होता है वो कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है, कंक्रीट और पैर के बीच घर्षण अधिक होता है, जबकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कम होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन है, दोनों स्थितियों में किया गया कार्य समान है लेकिन लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, और
फिर हमारा दिया गया पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में किए गए कार्य से अधिक है। ऑप्शन डी दिया गया पत्थर को उठाने में किया गया कार्य उसे लुढ़काने के लिए बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों समझ होगा, इसको समझ लेते हैं। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की तुलना में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को लुढ़का रहे हैं तो उसमें हमको आसानी होगा, बल्कि अगर उठाने में क्या होता है, कार्य ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान होता है। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है कि क्या होता है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया जो कार्य होता है उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, कम घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, कम श्यानता के कारण। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही, पृष्ठ तनाव के कारण। अभी पृष्ठ तनाव के बारे में हमने बताया है कि एक छोटी तरल बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव तरल का एक गुण होता है और यह आकर्षण के अंतराणिक बलों द्वारा उत्पन्न होता है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने के पीछे भी यही कारण है। तो एग्जाम में ऐसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव ही है। ठीक है, और कोई बूंद है अगर वो गोलाकार क्यों है, पृष्ठ तनाव के कारण ही है। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नीचे है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो ये हमको पता है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए रहेगा 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 20 नंबर का, छिपकली का पैर किस तरह काम करता है। तो जो छिपकली का पैर होता है वो सक्शन पैड की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि सक्शन पैड की तरह जब यह काम करता है, इसी वजह से क्या होता है, जो छिपकली होती है वह दीवारों से चिपकी रहती है और गिरती नहीं है। तो ये भी याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। तो यह पहिए और धुरी के बीच घर्षण बल को कम करने के लिए, तल और पहिए के बीच घर्षण कम करने के लिए, गलत, पहिए और धुरी के बीच में घर्षण बल कम करने के लिए, ये भी पहिए और धुरी के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत है। देखिए घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, पहिए और जो पहिए का धुरी होता है उसके बीच घर्षण बल कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है अपकेंद्रण बल पर आधारित होता है। ठीक है, अपकेंद्रण बल वह बल होता है जिसके कारण किसी मशीन या किसी वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, समझ में। और यह एक आभासी बल होता है जो अपकेंद्री बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके हम कुछ उदाहरण देखिए, इसमें नीचे दिया गया, इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया गया क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोषक व अपकेंद्री पंप आदि, ये सब किस पे आधारित होते हैं, अपकेंद्रण पर आधारित होते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर वह चिड़िया क्या कर रही है, मान लीजिए ये एक, ठीक है, पिंजड़ा है। ठीक है, इसमें कोई पक्षी मान लीजिए बैठी है और स्प्रिंग तुला से ये लटक रहा है। ठीक है, यदि चिड़िया पिंजड़े के अंदर, अगर मान लीजिए चिड़िया इसमें क्या करे, उड़ना स्टार्ट कर दे, तो स्प्रिंग तुला का माप क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले से कम रहेगा, पहले से अधिक रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्या होगा, पहले से कम होगा, क्योंकि पिंजड़े में बैठी चिड़िया के उड़ने से स्प्रिंग तुला पर लगने वाला जो भार होगा उसमें कमी आएगी, अतः स्प्रिंग तुला का क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले इस पर बैठी थी तो इस पे भार लग रहा था, अगर मान लीजिए बीच में उड़ने लगी तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग तुला का भार कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वेग, त्वरण, अपकेंद्री बल, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जो वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से अगर गति करती है तो उसी गति को क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, और
जो होता है एक समान वृत्तिगत जो होता है यह त्वरित होता है, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की क्या होती है, दिशा। मान लीजिए इधर आएगा तो दिशा क्या होता है, इन लोग का दिशा बदलता रहता है, ठीक है, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है, तो इसी वजह से उसका त्वरण भी अलग होता है। एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल, अपकेंद्री बल तथा गतिज ऊर्जा समान होती है। तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा समान रहेगा, अपकेंद्री बल समान रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ना तो अपकेंद्री बल चेंज होता है, ना ही गतिज ऊर्जा और ना ही पिंड की चाल चेंज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में कि ग्रावाट में कि ग्रामीटर में, वाट में। तो हमारा ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, जूल में, ठीक है। यदि बल को न्यूटन में तथा दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किया गया कार्य जूल में होगा। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, एक मिनट रुक जाइए, बल बराबर क्या होता है, यह बराबर एम में होता है, एक फार्मूला हो गया, ठीक है। और अगर हम कार्य बराबर देखें, वर्क बराबर डब्ल्यू इंटू एफ एस, तो मतलब क्या होता है, किया गया ये जो लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, यस बराबर क्या हो गया, विस्थापन। तो ये कार्य का फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस, और यह बराबर एम में किसका होता है, ये बल का फार्मूला था, यह बराबर एम में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक जूल बराबर कितना होता है, एक न्यूटन गुणे एक मीटर, ठीक है। तो एक जूल बराबर याद रखी रहेगा, एक फार्मूला, रुक जाइए एक मिनट बता रहे हैं। एक जूल बराबर क्या होता है, अगर हम देखें इसका, तो एक जूल बराबर कितना होता है, एक न्यूटन गुणे एक मीटर, ठीक है। एक इसको तो कहते हैं एक न्यूटन मीटर, एक जूल बराबर कितना होता है, एक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है P बराबर एम वी, याद रखिएगा, P बराबर एम वी, जहाँ P क्या है, संवेग है, एम क्या है, द्रव्यमान है, V क्या है, वेग है, ठीक है। तो P बराबर एम वी हमको पूछा है पदार्थ के संवेग P और वेग के अनुपात से। अब देखिए अगर हम इसको इधर लेते आएंगे तो P बटे V, तो मतलब P और V के अनुपात से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमको द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, ठीक है। तो हम अगर बल का देखें तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर एम में, याद रखी रहेगा ऐसे, F बराबर एम में, जहाँ F क्या होता है, बल होता है, एम क्या होता है, द्रव्यमान, ए होता है त्वरण। तो अतः हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखी रहेगा। ये जो हमारा टीआरई 3 वाला एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आया था, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ठीक है। तो V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है। अगर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो T इधर चला जाएगा, AT हो जाएगा, AT बराबर V माइनस U हो जाएगा, U इधर ट्रांसफर करेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, U प्लस AT हो जाएगा, ठीक है। तो अतः हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा टीआरई 1 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो याद रखिए रहेगा परवलयाकार होता है, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है, पानी के घनीभूत होने पर बोतल सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापक्रम उसके अंदर के तापक्रम से ज़्यादा है, घनीभूत होने पर पानी का आयतन घटता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जम जाने पर पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णतः भरी हुई बोतल है कि पानी में घनीभूत हो जाने का जो कारण होता है इस वजह से टूट जाता है, क्योंकि पानी के जम जाने पर इसका आयतन बढ़ता है और बोतल की दीवार
दीवार टूट जाती है, ठीक है। तथा ताप घटाने पर पानी का घनत्व बढ़ता है। यदि हम ताप घटा दें तो पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आयतन क्या होता है, कम होता है। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ताप घटाने पर पानी का घनत्व क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। यहाँ से हमको समझ में आ गया, अगर पूर्ति भरी हुई बोतल, पानी की बोतल है, अगर हम उसको क्या हो जाए, अगर वो पानी घनीभूत हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाता है। जम जाने पर क्या होता है, पानी का आयतन बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर का है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुख करके बैठा एक यात्री यदि गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, ठीक है। यात्री के हाथों में, यात्री के आगे, यात्री के बगल में, यात्री के पीछे। तो कहाँ आएगी, यात्री के हाथों में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हवा में पूरी उड़ान के दौरान ट्रेन और गेंद के समान क्षैतिज वेग था, ठीक है। क्योंकि ट्रेन का भी वेग यही था और जो वो गेंद था उसका भी क्या था, वेग यही क्षैतिज वेग था। इसलिए वे दोनों समान दूरी को समान समय में तथा ठीक है तय करेंगे। इसके परिणामस्वरूप क्या होगा, जो गेंद होगा यात्री के हाथ में जाकर गिरेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या होता, अगर ट्रेन का वेग तेजी होता या फिर गिरावट होती उसमें, तो गेंद हाथ के बजाय कहीं और गिर जाता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, आवर्ती होती है, सरल रेखीय होती है, अनियमित होती है, वर्तुला। तो क्या होती है, आवर्ती गति होती है। क्योंकि किसी सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसकी गति आवर्ती क्यों होती है, क्योंकि आवर्ती गति क्या होता है, एक निश्चित पथ पर करती हुई होती है, ठीक है। वस्तु किसी निश्चित समयांतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को क्या होता है, दोहराता है, ठीक है। सरल रेखीय गति में पिंड या वस्तु सरल रेखा के अनुदिश करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आवर्ती गति का, मान लीजिए ये है सुई और यहाँ पे देखिए मशीन है, तो सुई इधर आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, किसी सिलाई मशीन की जो गति होती है, कौन सी गति होती है, आवर्ती गति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, ठीक है। अभी हमने बताया था पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं 36 नंबर का। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए गलीचे पे गिरता है तो आवेग में परिवर्तन क्या होता है, कम होता है। बल्कि क्या होता है, जब फर्श पर गिरता है तो इसके आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। इसी वजह से क्या होता है, बिजली का बल्ब जो होता है फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, बल्कि गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा है, कितना है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना होगा, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूटन के गतिविषयक तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है और कमानीदार तुला पर लगने वाला परिमाणी बल कितना होगा, 20 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह क्या हो जाएगा, धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगा, अपनी गति की दिशा बदल जाएगा, समरूप त्वरित होगा, समरूप गति से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, समरूप रूप से एक क्या होगा, समरूप गति से क्या चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि यदि हम क्या होता है, जो हमारा न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई किसी वस्तु पर हम क्या, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, और यदि एक मिनट, क्वेश्चन हमारा, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण है विरामावस्था की जड़ता, गतिमान अवस्था की जड़ता, दिशा की जड़ता, स्थिति की जड़ता। तो हमारा क्या हो जाएगा, गतिमान अवस्था की जड़ता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर जल्दी ज़्यादा लंबा छलांग लगाता है। ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है, जिसे न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछ सकता है ये किस कारण से होता है, तो न्यूटन की गति के पहले नियम से, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
दिया गया एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली क्या होगा, बंदर को लगेगी कि नहीं लगेगी, बंदर को नहीं लगेगी, बंदर के सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंदर को लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जब एक शिकारी जो होगा गोली चलाने के बाद बंदर के डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा से नीचे की ओर गिरने पर बंदूक की गोली क्या होगा, बंदर को लगेगी। क्योंकि क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह दोनों नीचे की ओर जाएंगे और गोली बंदर को लग जाएगी। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बंदूक की गोली होगी वो भी नीचे की तरफ आएगी और बंदर भी थोड़ा नीचे आएगा जब तक वो कूदेगा। तो इसी वजह से गोली क्या होगा, बंदर को लग जाएगा। अगर बंदर वहाँ पेड़ पे बैठा रहता है तो उसको नहीं लगता, परंतु वो क्या है, बंदर भी नीचे कूद रहा है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बंदर को लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए दिया गया है कम हो जाएगी, ऑप्शन बी दिया गया है बढ़ जाएगी, में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में कोई बदलाव नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाला जो पर्यावरणीय कारक है प्रकाश है, जिससे क्या होता है, जिसकी उस उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। तो हमारा इसके पर्यावरणीय कारक क्या है, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता। याद रखी रहेगा क्या होता है, प्रकाश, तापमान, ठीक है, और आर्द्रता। वायुमंडलीय दबाव का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। तो हमारा अगर देखिए, अगर प्रकाश बढ़ेगा तब भी इसका दर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तब भी वाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ जाएगा, लेकिन तो आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो ये वाष्पोत्सर्जन का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये पूरा यांत्रिकी चैप्टर पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ध्वनि तथा तरंग गति से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे। तब तक आप लोग इतना तैयार करते रहिए। ओके।